हम बाकी छैया में हंगरदारी ये सजनी झूला झूलाए। जो पहले के गाने थे उनकी बात ही अलग थी। शास्त्रीयता में एक गंभीरता है, एक वजन है। एक्सपेरिमेंटेशन की जो लाइन होती है वो कहाँ ड्रॉ करें? एक्सपेरिमेंटिंग, इवॉल्विंग, adapting, these are all very inherent ideas in classical music. Artists are also entrepreneurs. आपने गुरु से तो सीख लिया, पर आपने इसको अपनाया कैसे? I think the music in Bandish Bandits was fabulous. आपकी ट्रेनिंग हुई है शुभा मुद्गल जी के साथ में। You feel very close to your guru, but you can't be friends with your guru. कई बार लोग जो वाइब करते हैं वो म्यूजिक से वाइब करते हैं, लिरिक्स के साथ में नहीं करते। The way music is consumed has changed. वुमेन ऑन रिकॉर्ड, जो ग्रामोफोन एरा की जो वुमेन म्यूजिशियंस हैं उनके ऊपर आपने ये पूरा प्रोजेक्ट शुरू किया था। एक जनाब आए कॉन्सर्ट के एंड में और you know he had tears in his eyes, तो मैं तो बड़ा खुश थी कि भाई मेरा गाना सुन के somebody so moved that he's crying. आज के टाइम पे म्यूजिशियंस को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। एज अ वुमन परफॉर्मर आज मैं स्टेज पे बैठ के कुछ भी गा सकती हूँ और लोग फिर भी तालियां बजा के वाह वाह करके जाते हैं, लेकिन ये हमेशा से तो ऐसे नहीं रहा। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बात कही। अच्छा, अक्सर हम अपने बड़ों को ये कहते हुए सुनते हैं कि जो पहले के गाने थे उनकी बात ही अलग थी। पहले का जो संगीत था वो संगीत हुआ करता था, सिर्फ शोर नहीं। उनका कहना काफी हद तक सही भी है, क्योंकि आजकल का जो म्यूजिक है वो ज्यादातर कहीं ना कहीं लाइक्स पे, वाइब्स पे या फिर एल्गोरिदम पे थोड़ा सिमट के रह गया है। ऐसे में क्लासिकल म्यूजिक जो हमारा है इंडिया का, वो भी कहीं खो रहा था। बट कुछ ऐसी आवाजें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उस क्लासिकल म्यूजिक को रिवाइव करने की काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी टाइम से उस पर वर्क कर रहे हैं। ऐसी ही एक आवाज हमारे साथ आज मौजूद है, विद्या शाह जी, जो कर्नाटक और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेंड है। तो आइए आज की बात कही शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे वो इस मॉडर्न टाइम में क्लासिकल म्यूजिक को अपने से जोड़ के रखती हैं और लोगों को भी उससे जोड़ती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विद्या जी हमारे शो में। धन्यवाद, शुक्रिया। शुरू तो हम इसी बात से करते हैं कि जो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है एक आर्टिस्ट की लाइफ में, कि जब आप परफॉर्म करना शुरू करते हैं, एक होता है कि हाँ, हमारा जो आर्ट फॉर्म है, जैसे आप क्लासिकली ट्रेन सिंगर है, आई वॉन्ट टू स्टे ट्रू टू द आर्ट फॉर्म। बट विद चेंजिंग टाइम्स जो ऑडियंस होती है, उनकी पसंद होती है, वो भी कहीं ना कहीं बदलती रहती है। ऐसे में एज एन आर्टिस्ट कई बार आपको लगता है कि एक्सपेरिमेंटेशन भी करना चाहिए, बट वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ये आ जाता है कि कितना एक्सपेरिमेंटेशन सही है। बिकॉज आप जब परफॉर्म करने बैठोगे तो हाँ, आपको लगेगा कि हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट के लिए वो अप्रिसिएशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, इट मोटिवेट्स अस। तो वो एक्सपेरिमेंटेशन की जो लाइन होती है वो कहाँ ड्रॉ करें, कितना एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहिए और कितने पे आके अब रुक जाना चाहिए कि अब यहाँ से हमारा आर्ट फॉर्म जो है वो कहीं खो जाएगा? सबसे पहले तो कि इस शैली से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को आपने अपने सभा में बुलाया, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने बहुत सारी चीज़ें कही हैं अभी, और कुछ चीज़ों से मैं सहमत हूँ और कुछ चीज़ों से मैं असहमत भी हूँ। पहली बात तो ये है कि शास्त्रीयता में एक गंभीरता है, एक वजन है जो हर किसी के बस की नहीं है। और ये कोई नई बात नहीं कह रही हूँ मैं, और ये मैं कोई मॉकिंगली नहीं कह रही हूँ, इस बात को मैं मजाकिया तौर पे नहीं कह रही हूँ। मैं खुद भी इस बात को बहुत गंभीरता से कह रही हूँ, एक सीरियसनेस से कह रही हूँ, क्योंकि जो शब्द है शास्त्रीय या क्लासिकल, उसमें पॉपुलर की जगह नहीं। उसका अपना एक अस्तित्व है, उसकी अपनी एक जगह है, उसकी अपनी एक यात्रा है। और इस यात्रा का अर्थ ये है कि वो कोई बहुत सदियों पहले कोई तराशी हुई चीज नहीं है, जिसको ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको हिला नहीं सकते, या उस पे आप कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते, या आप
उसके बारे में सोच के उसके अंदर कोई एक नवीनता नहीं पैदा कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। शास्त्रीय का अर्थ ये नहीं है कि आप उसको छू नहीं सकते। शास्त्रीय का अर्थ ये है कि उसका अपना एक व्याकरण है और वो कुछ नियमों से बंधा हुआ है। जैसे कि तालीम बहुत अहम है, रियाज बहुत अहम है, गुरु का पाना बहुत अहम होता है, और शिष्य को उसमें शिष्य को अपनी जिंदगी जो है उसमें ढाल पाना वो भी बहुत जरूरी है। तो ये एक उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसका अपना एक व्याकरण होता है और उसके चलते वो पनपता है, वो उसमें भी एक नयापन आ सकता है। अब आप ये कहेंगे कि भाई नहीं, आप गाते तो वही हैं जो शास्त्रीय वाले हैं, वो राग भी गाते हैं, फिर तान भी छेड़ देते हैं और राग स्लो भी होता है तो लोग बोर भी हो जाते हैं। इस तरह की कई धारणाएं हैं और इनमें सच्चाई भी है, क्योंकि जैसा कि आप कोई एकदम प्रॉपर कोई ख्याल कॉन्सर्ट सुनने जाएंगी यदि, तो सबसे पहले आमतौर पे विलंबित से शुरू होता है। विलंबित में एक शब्द छुपा हुआ है, विलंब। तो विलंब का अर्थ है डिले। तो उसको धीरे धीरे आप यू पुशिंग वेयर यू हैव टू अराइव, करेक्ट, उसका अर्थ ये है। अब आप ये समझिए इसको कर पाना कितना कठिन है ना। तो उसमें भी एक देयर इज अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस इन दैट। उसमें आपको जबरदस्त दिमाग लगाना पड़ता है। और एक चीज तो है, आप तालीम में आप जाएंगे अपने गुरु से सीखने, आप यमन सीखने बैठे हैं तो उसका अपना एक आरोह है, अवरोह है, बंदिशें जुड़ी हैं वगैरह वगैरह, लेकिन उसमें एक ट्रांजिशन भी चाहिए होगा कि आपने गुरु से तो सीख लिया, पर आपने इसको अपनाया कैसे, आपने अपना कैसे बनाया, आपका उसमें एलिमेंट कैसे आपका है? उसमें क्या वैल्यू एडेड है। तो कहने का मतलब ये है कि शास्त्रीयता इज वेरी ओपन टू चेंज, शास्त्रीयता इज वेरी ओपन टू अडेप्टिंग। शास्त्रीयता समाज से जुड़ा हुआ है। शास्त्रीय संगीत जो है वो बहुत करीबी से समाज से जुड़ा हुआ है। तो जब भी हमारे समाज में बदलाव आएगा, हमारे संगीत शैलियों में भी बदलाव आएगा। तो एक जमाना था जब कहते हाँ वो तो 6-6 घंटे एक ही राग सुनते थे, अब वो तो नहीं होता है। लोग 1.5-2 घंटे सुन के तृप्ति उनको लगती है, वो चले जाते हैं। उसका ये मतलब तो नहीं है कि आर्टिस्ट ने बुरा गाया उस चीज को, करेक्ट, उसने भी अडेप्ट किया कि भाई इतना सुनाने से लोगों को मजा आएगा और वो उस चीज को अपने साथ, उस अनुभव को अपने साथ लेके जाएंगे, उस इमोशन को। तो इस तरह से सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट classical does not mean it cannot change. It cannot change. Classical does not mean it cannot evolve. It means all of this. और ये बहुत पुरानी बातें हैं, मैं कोई नई चीज नहीं कह रही हूँ। अब आप देखेंगे कि आज के जमाने में शायद जो खास करके शायद आपकी जो ऑडियंस है, जो यंग ऑडियंस है, कई नामों से परिचित नहीं भी हो सकते हो। जैसे कि एक बहुत संगीत के मार्तांड एक थे जिनको भारत रत्न भी मिल चुका है, पंडित भीमसेन जोशी। वो एक पर्टिकुलर घराने में सीखे हुए हैं, लेकिन जब वो गाते थे वो दूसरे घराने से बोरो करके गाते थे। तो ये फ्यूजन हो गया। हाँ, ये भी फ्यूजन है ना। तो आप टेक्निकली जब आप अनपैक करने लगेंगे तो आपको भी समझ में आने लगेगा कि ये कोई ऐसी दुनिया नहीं है कि जिसको आप किसी पेडेस्टल पे रख दें और वही बस दूर से देखते रहे आप उसको, यू नो। सो एक्सपेरिमेंटिंग का आइडिया जो है वो बहुत, उसको हमने एक बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट मान लिया है, विच इज नॉट नेसेसरली ट्रू। पंडित जी ने भी फिल्मों में गाया है, फिल्मों में भी रागों पर आधारित कई गाने हो चुके हैं, और ये ऐसा नहीं है कि 50 के दशक में ही थे, अभी भी यू विल लिसन टू सम ब्यूटिफुल सॉन्ग्स विच आर सेट इन यमन और भीम पलासी, व्हाटएवर, सेवरल राग, मालकौंस एटसेट्रा। तो एक्सपेरिमेंटिंग, इवॉल्विंग, adapting, these are all very inherent ideas in classical music. इसमें कोई नई बात नहीं है। और because of that, इसी की वजह से जो शास्त्रीय संगीत जिसको हम कहते हैं, वो ख्याल हो, ध्रुपद हो, कर्नाटिक हो, जो भी हो, वो हमारे साथ इतनी सेंचुरीज से इसीलिए रहता आ रहा है। हाँ, साथ है, क्योंकि उसमें वो एक स्ट्रेंथ है, एक रेजिलियंस है कि भाई जो भी है उसको अडेप्ट करते जाओ, उसमें कुछ नयापन डालते जाओ, उसमें कोई नया, अच्छा
6 घंटे का कॉन्सर्ट 1.5 घंटे में कर दो। अच्छा अब आप गजल कुछ आपने उसी राग में दिखा दी, यमन में छेड़ दी। तो कई कई तरीकों से आर्टिस्ट भी जो है, आर्टिस्ट आर ऑल्सो एंटरप्रेन्योर्स। ओके। हमको भी सोचना पड़ता है कि हाँ, ठीक है हम स्टेज पे बैठ के आंखें बंद करके गाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हम ऑडियंस के बारे में नहीं हाँ, सोच वो रहे। इंटरेक्शन रहता है वहाँ। जरूरी है। So experimenting can be at many levels. Now maybe what you meant was कि भाई इसमें कुछ एकदम ही नया रैडिकल, आप कोई जैज आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हो, हाँ। जो भी बहुत नया नहीं है। आप जानते ही हैं उस्ताद जाकिर हुसैन साहब ने शक्ति जो है, कितने हैं उसके 40-50 साल हो गए हैं, 50 साल इनफैक्ट दे सेलिब्रेटेड। सो आर्टिस्ट आर ऑलवेज ट्राइंग टू थिंक क्या क्या किया जाए, कि उसमें हम अपने तालीम को हम बदनाम नहीं करना चाहते, लेकिन हम अपने क्रिएटिविटी में कुछ नयापन लेके आए। सो दैट इज व्हाई यू नो एक्सपेरिमेंटिंग इज इनहेरेंटली अ पार्ट ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। तो मैं इन दोनों चीजों को अलग इस तरह से कि कोई जैसे कि कोई नई चीज उस पर थोप दिए, मैं ऐसे नहीं देखना चाहती इसको। एंड आई रियली फील कि जितना ऑडियंसेस भी इस बात को समझे, इस बारीकी को समझे कि ये साथ साथ ही चलता है, उतना ही शायद वो शास्त्रीयता से एंगेज करना चाहेंगे। एंड आई एक्चुअली अग्री विद यू। जो एक हमारे जो दिमाग में फ्यूजन का जो कॉन्सेप्ट होता है, इट्स कि जो इलेक्ट्रिक म्यूजिक है, हाँ, जो ईडीएम हो गया, right. पॉप म्यूजिक है, उसको इनकॉर्पोरेट करके एकदम क्लासिकल फॉर्म जो एक है उसको थोड़ा चेंज करना। बट यू आर राइट कि वो जो फ्यूजन है वो डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स का भी है। Correct. कि कोई एक तरीके का, जैसे अब आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट विद द टर्मिनोलॉजीज, बट हाँ जैसे आपने बताया कि जैज को भी पहले भी मिलाया गया था, इंक्लूड किया गया है वो चीज। सो हाँ वो एक्सपेरिमेंटेशन रहेगा, बट देन अगेन वही चीज है कि हम में से कितने लोग उसके बारे में जानते हैं। नहीं, you see, I'll tell you one thing also, that there are many things which are also happening which are not necessarily quote unquote nice. नाइस, ओके। तो जैसे कि अब आप देखिए कोई बहुत ही जैसे not necessarily EDM but some kind of electronic music which is very sort of, let's say, club friendly, ठीक है? तो उसमें सडनली आप तबले के बोल सुनेंगे, फिर आप सडनली सुनेंगे कोई बंदिश आ रही है। नाउ यू सी, आई कैन नॉट जज कि ये सही है या गलत है, लेकिन एक हद तक ये गलत इसलिए है क्योंकि वो बंदिश जो है आप उसको अपने जो एक इकोसिस्टम से उठा के कहीं और आप उसको रख रहे हैं विदाउट एक्नॉलेजिंग इट। मुझे तकलीफ उस बात से होती है कि आप जब कोई बंदिश उठा रहे हैं और उसको आपने किसी एक बहुत क्लब फॉर्मेट में रिवर्जन कर दिया है उसको, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि ये बंदिश है, ये फलाना गुरु की है, यू नो। सो एट सम लेवल आई फील कि जितना हम एक्नॉलेज करें, जितना क्रेडिट देंगे, जितना उसकी प्रेजेंस को हम लोगों तक पहुंचाएंगे, उतना शायद और इंटीग्रेट हो जाएगा वो। नहीं तो अभी क्या होता है कि ये शास्त्रीय मने वो बूढ़े लोगों के लिए है या फिर बहुत ही इंटेलेक्चुअल्स के लिए है, मतलब हम बहुत ब्रैकेट्स में डाल देते हैं चीजों, क्लासिफाई बहुत ज्यादा करते हैं। बहुत ज्यादा हम उसको क्लासिफाई करते हैं, करेक्ट। सो I don't know if I've answered your question at all. You have. But I'm just saying that we really need to carefully think about these ideas. ये जो हम लोग कुछ आइडियाज को हम टाइटल्स दे देते हैं, उससे बड़ा मतलब कहीं और चली जाती है बात। कई बार इट्स नॉट एज ब्लैक एंड व्हाइट एज इट सीम्स टू बी। कई बार वो ग्रे एरियाज में भी रहता है। बिल्कुल। सो अच्छा, एक हम शो की बात करते हैं, आई थिंक आपने देखा होगा। सो देयर इज दिस शो कॉल्ड बंदिश बैंडिट्स। सो जो एक फ्यूजन वाली जो बात चल रही है, एक होता है कि क्लासिकल म्यूजिक को लोगों तक पहुंचाना एक एक्सपेरिमेंटेशन के साथ में, एंड सही एक्सपेरिमेंटेशन, केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन के साथ में। तो ऐसा एक अटेम्प्ट उस शो में देखा गया। सो विल नॉट टॉक अबाउट द शो, बट जो उसमें एक जो कॉन्फ्लिक्ट है कि जो एक प्रोटैगनिस्ट है, जो मेल प्रोटैगनिस्ट है, तो वो क्लासिकली ट्रेन सिंगर है। जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है वो एक पॉप आर्टिस्ट है। सो वो ऑटो ट्यून का यूज कर रही है। तो इनिशियल उन लोगों की जो कॉन्फ्लिक्ट था वो इसी बात पे था कि भाई तुम्हारा म्यूजिक इज नॉट म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक ही म्यूजिक है। तो क्या ये इस बारे में अगर आप कुछ हमें बता सके। मैं आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ऑटो ट्यून, इतना तो मैं कहना चाहूंगी। टू दैट एक्सटेंट आई एग्री विद दैट लाइन ऑफ थॉट, बिकॉज देखिए संगीत का एक बहुत अहम जो उसकी जो एक बहुत सिग्निफिकेंट और जरूरी बात है संगीत में, वो है कि आप सुर में गाइए। हाँ। तो ऑटो ट्यून का मतलब अच्छा कोई नहीं, जैसे मर्जी गा लो, हम देख लेंगे। हाँ।
ये तो है। तो टू दैट एक्सटेंट आई फील यार हम लोग बैठ के रियाज करते रहते हैं इतने घंटों तक, या हमारे गुरुओं ने एक तरीके से हमें सिखाया कि भाई आप बैठो ऐसे याद करो, तो उसकी कोई वजह होगी ना। उसका तो you can't just suddenly, so there are a lot of new artists who are trying all these stunts, if I can call it that. Yes. So which is not very nice, which I feel. But having said that, I think the music in Bandish Bandits was fabulous. It was amazing. It was really good music, and I love humming some of the songs actually. मतलब बहुत गाने इतने it's such a beautiful coming together of traditional with a new feel. Very nice, really very nice. Okay, so आपने जब भी परफॉर्म किया है, लाइक आप 12 साल की उम्र से you've been practicing, you've been training, काफी साल हो गए। सो एज अ परफॉर्मर जब आप स्टेज पे जाती थी पहले, मान लीजिए आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, और आज जब आप परफॉर्म करने जाती है, तो वो क्या डिफरेंस फील होता है एज अ परफॉर्मर, एंड देन जो सामने से एक जो रिसेप्शन आता है ऑडियंस का, एक जो ऑडियंस में भी बदलाव आपने देखा होगा, तो वो फीलिंग, वो एक्सपीरियंस ओवर द इयर्स कैसे आपने चेंज होते हुए देखा है? मेरे ख्याल में मुझे एज अ परफॉर्मर जिस चीज में सबसे ज्यादा मजा आता है इज लाइव परफॉर्मिंग, बिकॉज आपके सामने लोग बैठे और वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो ऊर्जा निकलती है ना संगीत इस किसी भी परफॉर्मेंस में, उसके लिए ऑडियंस के साथ जुड़ना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज इट विल बी अ बोरिंग परफॉर्मेंस, मतलब it won't have that excitement or it won't have that emotion if you don't connect with your audience. Correct. So I feel like over the years one of the things that I have done is मैंने बहुत सोचा है कि मेरे संगीत को, हर आर्टिस्ट का अलग रुझान होता है, अलग तरीका होता है, लेकिन एज फार एज आई एम कंसर्न मैंने इस विषय में बहुत सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए कि मेरे ऑडियंसेस मुझसे इस किसी प्रकार की उम्मीद रखें कि हम विद्या को सुनने जाएंगे तो कुछ तो उसमें होना चाहिए। तो वो कुछ क्या होना चाहिए, वो कुछ है क्या ना? होना चाहिए? तो हर आर्टिस्ट अपने लिए वो कुछ डिफाइन करता है, तो मुझे जो जिस चीज में बहुत मजा आता है वो है कि हमारे संगीत का जो इतिहास है, हमारे जो कई सारे जो नायाब हमारे आर्टिस्ट रह चुके हैं, उनकी छोटी छोटी कहानियां, उनकी जिंदगी के अनुभव, ये किसी तरह से अपने संगीत के साथ जोड़ देती हूँ। तो जब मैं कुछ कहानियां सुनाती हूँ और कहती हूँ कि भाई ये जो गाना है इसका ये बैकग्राउंड है, तो इट इज अ श्योर शॉर्ट हिट। मैंने देखा पीपल लव इट बिकॉज पीपल वांट टू नो दिस म्यूजिक, दे वांट टू नो कि ये कहाँ से निकल के आया है। भाई कोई थी जानकी भाई छप्पन छुरी, तो क्यों थी वो छप्पन छुरी, हाँ। या किसी ने कोई दादरा गाया है तो वो हमारे फोक सॉन्ग्स जो हैं वो क्लासिकल से कैसे जुड़े हैं, या ये पर्टिकुलर सॉन्ग निहुरे निहुरे बुहारे अंगनिया गोरिया निहुरे, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि भाई कोई आंगन में झाड़ू लगा रही है, ये शास्त्रीय संगीत में कैसे आ गया। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि संगीत जो है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, कोई अलग चीज तो है नहीं, तो कैसे जुड़ा है, सो आई रियली एंजॉय डूइंग दैट रिसर्च माई सेल्फ। मुझे बहुत मजा आता है टू लुक एट दी सोशल हिस्ट्रीज एंड शेयर देम with my audience. आपने उस पे कुछ आपके प्रोजेक्ट्स भी हैं, we'll talk about it अभी आगे। बट अभी अगर हम आपकी ट्रेनिंग की बात करें, सो आपकी ट्रेनिंग हुई है शुभा मुद्गल जी के साथ में, शांति हीरानंद जी के साथ में, एंड दादरा, ठुमरी, ख्याल, गजल, ये आपने सब सीखा हुआ है। एंड ये दोनों ही थोड़े डिफरेंट, एक एक आर्ट फॉर्म बहुत डिफरेंट तरीके से होता है, उसकी ट्रेनिंग डिफरेंट होती है। एंड ये दोनों आर्टिस्ट भी ये म्यूजिक आइकन्स हैं, इनके साथ काम करना वुड हैव बीन अ प्रिविलेज। सो फॉर विद्याशा, जब आप इन दोनों के साथ आपने अपनी शिक्षा ली, आपने जब उनके साथ में अपनी ट्रेनिंग ली, सो वो एक्सपीरियंस कैसा था? और दोनों लोगों के जो एक इम्पैक्ट होगा, सबका अलग अलग इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ में। सो इन लोगों में भी इंडिविजुअली जो उनकी कोई टेक्निक होगी, वो दूसरे की टेक्निक से थोड़ी अलग होगी, बट वो सारे मिला जुला के विद्याशाह को बनाते हैं। सो वो जो एक अमालगमेशन है उन सारे म्यूजिक फॉर्म्स का, उन आर्टिस्ट का जिनके साथ में आपने ट्रेन किया, जिनके साथ में परफॉर्म किया है, सो वो विद्याशाह को कैसे बनाते हैं? यार ये बड़ा मुश्किल सवाल है एक्चुअली, क्यों बताऊं, क्योंकि ये जो एक गुरु शिष्य जो परंपरा है ना, ये बड़ा बहुत पर्सनल होता है। और बहुत
क्या कहते हैं इसको, एक्चुअली दिस ब्यूटीफुल एक एक्सप्रेशन, एक टर्म है जिसको कहते हैं सीना बसीना। ओके, इसका क्या मतलब होता है? सीना बसीना मतलब मेरे सीने से तुम्हारे सीने तक, फ्रॉम माई हार्ट टू योर्स, दैट इज एज इंटीमेट एज द स्पेसेस। गुरु शिष्य परंपरा को कहते हैं सीना बसीना सीखना। तो उसका अर्थ ही यही है कि इट्स सो इंटीमेट द स्पेस, इतने करीब हो जाते हैं गुरु और शिष्य इन मेनी वेज, इन योर म्यूजिकल अंडरस्टैंडिंग, इन योर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, इन योर रिलेशनशिप्स, हर चीज में वो इम्पैक्ट करता है, मालूम है। सो इट्स नॉट कि भाई आप जा रहे हैं गाना सीख के आ गए, कम से कम जो जिस तरीके से मैंने सीखा है और जो आपने सवाल किया है उसके जवाब में मैं ये कहना चाहूंगी कि ना सिर्फ संगीत सीखा है, जीने का तरीका भी सीखा है, ओके। और बहुत बार खाना खाया है गुरु के घर पे, बहुत बार गुरु के साथ चले गए हैं, वो किसी से मिलने गए हैं, बहुत बार गुरु के साथ बैठ के स्टेज पे संगत करी है, और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि अच्छा चलो बच्चे को स्कूल से लेके आना है तो चले गए स्कूल, तो किसी और टीचर से भी मुलाकात हो गई, फिर कभी स्टूडियो में चले गए, उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है तो फिर कभी ये हुआ कि अच्छा चलो हम लोग सब कुछ पॉटलक लंच करते हैं, तो सब स्टूडेंट्स कुछ बना के लेके आते हैं, तो फिर कोई रेसिपी डिस्कस होती है कि सिंधी कड़ी कैसे बनती है। शांति जी बहुत अच्छी सिंधी कड़ी बनाती थी, तो सिंधी भी थी वो। और फिर क्या होता है, ऐसे ऐसे माहौल में फिर और कहानियां निकल के आती हैं। शांति जी जैसा कि आप जानती हैं लखनऊ से उनका बहुत गहरा रिश्ता है, वो तो लखनऊ की थी, और फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम शी इज द सीनियर मोस्ट स्टूडेंट ऑफ बेगम अख्तर। तो फिर वो खाने की बात छिड़ती है, तो फिर अम्मी क्या बनाती थी, कौन सा अचार होता था, कौन आते थे, तो यही सब तो जुड़ के यही जो एक टेपेस्ट्री बनती है, एक जो खूबसूरत एक गुदड़ी बनती है, यही संगीत की दुनिया, जिसमें संगीत भी है बीच बीच में। तो हर ऐसे इंटरेक्शन से कुछ ना कुछ मिलता है। अब ये कहना कि उसमें कुछ हम सीखते हैं, दैट इज अ बिट बोरिंग, ये कहना कि वो अनुभव हमारे साथ रहता है जिंदगी भर, तो वो अनुभव जो है वो अब हमारे बच्चों के साथ भी वो इट विल रिफ्लेक्ट। अब हम किसी को सिखाएंगे तो हम भी कहेंगे, अब जैसे शुभा जी के साथ उनके घर जाके हम सीखा करते थे, और उनके साथ एक और बहुत मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट इस मामले में मानती हूँ कि उनको वर्ड्स में बहुत इंटरेस्ट था, लिरिक्स में, पोएट्री में, तो उस वजह से मुझे इतना एक्सपोजर मिला। तो वो गजल हो, गजलें वो इतना गाती नहीं थी, लेकिन वो पोएट्री में बहुत इंटरेस्ट था उनको। तो कभी कभार जैसे कोई गालिब की चीज हो या फैज साहब की चीज हो तो वो गाती थी उसको, बिकॉज शी वाज इंटरेस्टेड इन दैट पोएम, द लिरिक्स। हाँ, द लिरिक्स। या फिर पूरा जो भक्ति काल का जो एक यूनिवर्स था उससे एक परिचय। तो कई चीजें जो एक इस दुनिया की जो गहराई है, उसमें जो समुंदर है, उसमें तैरना सिखाते हैं गुरु जो है, वो तैरना सिखाता है। तो इसमें यही होता है कि फिर आप मतलब आप कितना उसमें निपुण हो जाते हैं, फाइनली इट इज अप टू यू, व्हाट यू टेक फ्रॉम इट इज अप टू यू। इनफैक्ट एक जो वो बॉन्ड होता है जो लाइफ लॉन्ग, जो आपने कहा ना कि वो एक्सपीरियंस आपके साथ रह जाता है, तो आई थिंक वो कोई भी चीज सीखने से ज्यादा एक बॉन्ड वो इम्पोर्टेंट हो जाता है आफ्टर अ पॉइंट, बिकॉज दैट ऑल्सो इज अ टीचिंग सॉर्ट ऑफ, कि आप उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, ना सिर्फ म्यूजिक, आपको लाइफ लेसन्स मिलते हैं। एंड इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स दिस रिलेशनशिप, कि यू फील वेरी क्लोज टू योर गुरु बट यू कांट बी फ्रेंड्स विद योर गुरु, बिकॉज वो तो है ही, अब गुरु है तो यू लुक अप टू योर गुरु। So then you also have to draw the line पे इतना you can get sort of comfortable। उसके बाद डांट भी पड़ेगी कि ये क्या मतलब है, पिछली बार सिखाया था, हम कैसे सिखा रहे हैं, रियाज भी नहीं करके आई हो, ये भी होता है, फिर बुरा भी लगता है। तो ये सब there are so many complexities, it's a real, मैं तो कहती हूँ इससे ज्यादा मिस्ट्री कहीं और है ही नहीं, किसी ने नहीं लिखी होगी, ना किसी no Sherlock Holmes would have dealt with a mystery like this परंपरा, because there's nothing straightforward in it। True। So do you think, since आपका एक ट्रांजिशन हुआ है from being a student to being a teacher, so वो ट्रांजिशन कैसा रहा? बिकॉज उस टाइम की जो गुरु शिष्य परंपरा थी जब आप सीख रही होंगी वो थोड़ी अलग थी। दैट सेड, सीखना लाइफ लॉन्ग चलता है, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने स्टूडेंट से भी शायद सीखती होंगी,
बट वो इट्स वेरी एक्सपीरियंस डिफरेंट डिफरेंट रहा नाउ, इट्स होगा. वेरी डिफरेंट नाउ. मेरे बच्चे भी जैसे वो सीखते हैं. मेरा बेटा जो है वो तबला सीखता था, एंड आई यूज्ड टू फील लाइक हाउ कैन ही टॉक लाइक दिस टू हिज गुरु, यू नो. हाँ. मुझे अक्सर ये लगता था. पर वो माहौल बदल गया है, समय बदल गया है, रिश्ते बदल गए हैं, गहराइयां अलग हो गई हैं. तो गुरु को भी वो ठीक लगता था, ये भी अपनी मस्ती मार रहे हैं. वो पहले क्रिकेट भी खेल रहे हैं, फिर खाना भी खा रहे हैं, Okay. तबला भी बजा रहे हैं. सो यू नो एवरीथिंग इज हैपनिंग. सो it has changed a lot, हम्म. and it has become more, क्या कहें उसको, it has become more constrained. Okay. क्योंकि समय कम है. हम्म. अब ऐसा होता है कि भाई ऑनलाइन भी सीख रहे हैं, हम्म. यू नो. पहले ये होता था कि एक ही राग चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है. अब उसका पेशेंस नहीं है किसी के पास. चलो आप राग सिखा रहे हो, अच्छा मैम इसके साथ जुड़ा हुआ कोई भजन सिखा दीजिए, यू नो. पहले तो हम लोग पूछने में भी डरते थे हम्म. कि ये कि ये सिखा सिखा दीजिए. दीजिए. हाँ. बट अब ये है कि अच्छा आप कितने दिनों से कर रहे हैं, अच्छा अब ऐसा है कि हम ये कर रहे हैं. तो आई एम नॉट सेइंग आई एम अ सिंगर, बट यू नो मेरा सैटरडे को आई एम गोना हैव सम गेस्ट, सो वी गोना डू सम कैराओके. तो उसमें ये गाना, मतलब कैन आई सिंग दिस गजल. हम्म. तो वन हैज टू रियली रीइन्वेंट वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस रिलेशनशिप. एंड फिर उसमें से कुछ लोग निकल के आते हैं, बाकी उसके मजे लेते हैं. हम्म. पर वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है. इट्स Sure. इंटरेस्टिंग. वो ट्रांजिशन करना भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है लाइफ का. It's interesting, but it's also very trying हाँ. sometimes. So, बहुत ज्यादा हाँ. आनंददायी नहीं होता हमेशा. अच्छा, ऐसा भी है. ओके. अच्छा, तो आपने अभी एक बात बोली थी कि जैसे शोभा जी का आपने बताया कि उनको लिरिक्स पे बहुत उनको पसंद था कि अलग अलग फैज की पोम होगी उसको भी वो गाएंगी. सो अगर हम आज के सिनेरियो में एक बार बात करें, सो अगेन एक चीज होती है कि लिरिक्स और म्यूजिक दोनों मिलके एक गाना बनता है जिसको हम कह सकते हैं अगर एक सोलफुल गाना बन रहा है. कई बार कुछ गाने ऐसे बनते हैं जिनका म्यूजिक बहुत अच्छा होता है लेकिन उनके लिरिक्स जो होते हैं उनमें हाँ. कुछ भी नहीं होता. मतलब वो हाँ. लिरिक्स Right. कहने भी चाहिए कि नहीं, मतलब दे वेरी क्वेश्चनेबल. हाँ. एंड कई बार होता है कि लिरिक्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉम्पोजिशन में उस तरह से वो उसका इमोशन पोर्ट्रे नहीं हो पाता. सो यहाँ पे कैसे बैलेंस बनाया जाता है? बिकॉज आजकल के टाइम में देखे तो कई बार लोग जो वाइब करते हैं वो म्यूजिक से वाइब करते हैं, लिरिक्स के साथ में नहीं करते. उनको नहीं फर्क पड़ता कि लिरिक्स क्या बोल रहे हैं या गाने का मतलब क्या है. कई बार होता है कि लोग सैड सॉन्ग पे जाके डिस्को में प्ले हो रहे हैं, पीपल आर डांसिंग ऑन इट, बट एक्चुअली में उसका एसेंस क्या है, उस गाने का सोल क्या है? इट्स अ वेरी सैड सॉन्ग, इट्स अ सॉन्ग अबाउट अ हार्ट ब्रेक, बट देन पीपल आर डांसिंग ऑन इट. Correct. सो वो जो एक शिफ्ट आया है म्यूजिक के पसंद में, अगर आपने वो नोटिस किया हो या आप उस पर कुछ कहना चाहें? नहीं, I do feel that actually a lot कि the way music is consumed has changed. बहुत ज्यादा बदलाव आया है उसमें, क्योंकि हमारी दुनिया में, हमारी जिंदगी में, हमारे समाज में जिस तरह से टेक्नोलॉजी घुस गया है एक तरह से, तो उसका प्रभाव तो होगा ही. और थोड़ा सा जिसको आजकल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं कि भाई 90 सेकंड से ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता है. अब अटेंशन स्पैन वगैरह वगैरह कई सारी चीजें आजकल, there's a lot of अब तो एआई भी आ गए जनाब, तो उसको भी जेलो अब. तो there is a lot to deal with, you know. और मैंने अभी हाल में तो नहीं, कुछ साल पहले एक यंग कुछ जो सोशल मीडिया टाइप लोग, मतलब यू नो somebody who is trying to do create content for social media जो कहते हैं, तो वो मुझे मिले जनाब और कहने लगे अरे विद्या जी आपका तो, विद्या मैम, छोटा था मेरे से काफी, मतलब just finished college or something, विद्या मैम you know I really like the content that you have, but we should उसको हमें इस तरह से बना देना चाहिए कि लोगों तक वो पहुंचे. Okay. तो मैंने कहा हाँ अच्छा बताओ कैसे पहुंच जाए. लगा आपको सोचना पड़ेगा हाउ टू मेक योर कंटेंट रेलेवेंट. तो मैंने कहा मैं तो जिस दिन से गा रही हूँ मेरा तो रेलेवेंट ही है. वो relevant मेरा प्रॉब्लम ये है कि उसको कम रेलेवेंट करना है मुझे. यू नो इट्स सो इंटेंस दैट आई हैव टू मेक इट लेस इंटेंस. तो वो बेचारा कंफ्यूज हो गया. कहने का मतलब ये है दैट देयर इज सच अ गैप, you know, in my sort of, for example, I can talk about myself. I can't say this of the entire community. There's such a wide, मतलब इतनी बड़ी खाई है कि मैं जो सोच रही हूँ, मैं जो कह रही हूँ, और लोग जो उसका बना देना चाह रहे हैं,
कि उसमें एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है. सो सो दिस थिंग अबाउट लिरिक्स एंड कॉन्टेक्स्ट एंड ये जो है, इट्स अ प्रॉब्लम. बट भैया हर चीज का सोल्यूशन आर्टिस्ट के पास तो नहीं होगा ना. तो अब ये प्रॉब्लम है, तो फिर लोग जो म्यूजिक कंपनीज हैं वो ऐसे ही पुश करती हैं उसको. दे हैव क्रिएटेड, सबसे बड़ा जो एक हमारे सर के ऊपर एक जो ये दिस वर्ड व्हिच इज हैंगिंग, इट्स द मार्केट. कमर्शियलाइजेशन. तो कुछ भी आप कहें दो, दिस विल नॉट सेल तुरंत. तो और हर चीज के लिए यू वांट नंबर्स. अब मेरा ये उसमें थोड़ा सा अलग मत ये है कि हमारे देश में इतने लोग हैं कि कम भी ज्यादा है. Even if you have several lakhs of people listening to classical, several millions, it will never match up to gully boy ना. हाँ, true. तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि ये लोग कम, ये जो सुन रहे हैं वो कम है. वो कम है या वो सही नहीं है, हाँ, खराब है. वो आप 60 मिलियन, पता नहीं 200 मिलियन कितने, I don't even know the number of hits that songs like that get. But why do we have to keep saying, everything cannot be numbers ना. And कंपैरिजन भी दोनों आर्ट फॉर्म से करना है ही नहीं, सही नहीं है. है ही कोई जगह ही नहीं है कंपेयर करने की. तो हम भी मजे ले रहे हैं उसके गली बॉय के, लेकिन हम चाह रहे हैं लोग इसके भी मजे लें. ऐसा नहीं है कि जो लोग शास्त्रीय संगीत करते हैं या गाते हैं या बजाते हैं उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं है. आई लव इट. अभी a lot of my children listen to a lot of indie music. A lot of fabulous Indian music in the independent space. Yeah, true. कितना बढ़िया संगीत है. और सब it's also very contemporary in its sound, but it also borrows from traditional stuff. Like even in the South, you have beautiful bands which are doing incredible work. तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कि what is being used where, और ये लिरिक क्या है, गाना क्या है, अच्छा है, बुरा है, whatever it is, उससे ज्यादा मुझे ये लगता है कि ये जो पूरा मार्केट का मिथ है इसको अनपैक करना चाहिए. हाँ. क्योंकि उससे जो है आर्टिस्ट कम्युनिटी को बहुत फर्क पड़ेगा. एट द एंड ऑफ द डे आप सिर्फ ये नहीं कह सकते ना कि वो हमारे यहाँ जो शास्त्रीय संगीत है वो कितने हजारों साल पुराना है और आप उसको खाना भी नहीं खिलाएंगे तो वो जिएगा कैसे. तो कहीं ना कहीं तो एक तरीका निकालना पड़ेगा ना उसके लिए. उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा. उसके लिए सिर्फ सरकारी स्कीमें नहीं चलेंगी, कॉर्पोरेट्स को भी आगे आना पड़ेगा. CSR निकालना पड़ेगा उसके लिए. तो अब somebody has to sort of look at this in the larger perspective, take the initiative, and it can't be only the artist's responsibility. True. Okay, so आगे बढ़ने से पहले अगर हम आपसे कुछ सुन सके. अरे बाप रे. एक चीज जो ट्रेडिशनली किया जाता था अब पता नहीं होता है कि नहीं, उसको कहते हैं झूला. तो झूले की 2 लाइनें आपको सुनाती हूँ. बिल्कुल. हम बुआ की छैया में, हम बुआ की छैया में मंगल गाए. हम बुआ की छैया में मंगल गाए. सजनी झूला झूलाए, आओ सजनी झूला झूलाए. अम्बुआ की छैया में चहुओर छाए काने बदरिया, ननी ननी बूंदिया चमके बिजुरिया. सजनी सया
मनाए अम्बो माँ की छैया ब्यूटीफुल, मुझे गूज़बम्स आ गए। थैंक यू दिस इज ब्यूटीफुल। थैंक यू तो ये यही चीज है जो जो अगर हम कुछ भी कह ले, जो आजकल के गानों में कहीं ना कहीं जो पिक्चरों में सुनने मिलता है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा कम देखने को मिलता है। दिस सोल, दिस रॉ, Right. जो एक एक एलिमेंट था, एक सोलफुल जो एक रेंडिशन था ये। हाँ तो आई पर्सनली फील कि हमारे आज के गानों में बहुत मिसिंग है। काफी कुछ चला भी गया है बट देर आर सम रियली अमेजिंग म्यूजिक डायरेक्टर्स। अमित त्रिवेदी जी हैं, सलीम हाँ, मर्चेंट जी हैं, बिल्कुल। लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं और कोर्स रहमान साहब तो हैं ही। सो देयर इज अ लॉट ऑफ अभी भी है वो एक आपने सलीम मर्चेंट का नाम लिया तो मुझे उनका एक भूमि जो प्रोजेक्ट था वो हाँ याद जी, आया। इट्स अ ब्यूटीफुल दैट्स अ प्रोजेक्ट एंड ब्यूटीफुल काफी प्रोजेक्ट। अच्छे यस सॉन्ग है उसमें। जी 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 बिल्कुल जी ऐसा ही एक प्रोजेक्ट आपने भी शुरू किया था, वुमेन ऑन रिकॉर्ड, जो जी ग्रामोफोन एरा की जो वुमेन म्यूजिशियंस हैं उनके ऊपर आपने ये पूरा प्रोजेक्ट शुरू किया था। जी तो अगर आप हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएं कि ये आइडिया कहाँ से आया, एंड सिंस यू आर अ रिसर्चर आल्सो, सो आप वो समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपने रिसर्च किया एंड कुछ ऐसे हाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिले होंगे, कुछ चीजें पता चली होंगी। सो ये आइडिया एग्जैक्टली आया कहाँ से, एंड एग्जैक्टली ग्रामोफोन एरा पे ही क्यों आपने काम किया? एक्चुअली इसकी एक स्पेसिफिक वजह है कि ये कैसे शुरू हुआ कि एक बार मैंने दिल्ली में मेरा कॉन्सर्ट था और मेरे हिसाब से अच्छा गया क्योंकि लोगों ने तालियां बजाई और खड़े होके बजाई तो और भी अच्छा लगा। लेकिन एक जनाब आए, उन्होंने मुझे 15 साल पहले की बात है ये, 2 कैसेट्स पकड़ाए। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि भाई ये क्या है, उस जमाने में सीडीज चल रही थी हम्म। लेकिन कैसेट देखे हुए भी काफी समय हो गया था। हालांकि मेरे पास काफी कंट्रैप्शंस हैं कि मैं उसको कैसेट से डिजिटाइज करूं वगैरह वगैरह, मैं हाँ, करती अब हूँ। तो बहुत इजीली हो लेकिन गया कोई है। आके सामने से दे, वो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। तो कहने लगे ये सुनना, ये असली गाना होता है तो मुझे लगा ये असली गाना क्या होता है हम्म। कि तो मैं काफी मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने घर में जाके कहीं रख दिए वो कैसेट। फिर ये होता है ना, कभी सफाइयाँ होती हैं बड़े जोर जोर से, हाँ। तो उसमें वो कैसेट्स निकले और उसमें बड़े छोटे छोटे, जैसे मतलब फॉन्ट साइज 7 में हाथ से लिखा हुआ था दोनों कैसेट्स के इनलेज में। हम्म। बड़ी मेहनत से, पुराने जमाने में लोग बहुत अच्छे से कस्टमाइज डॉक्यूमेंट, करते हाँ, थे प्रॉपर अच्छे से। हैंड राइट था, हैंड रिटन था लेकिन बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा ये है क्या, देखूं तो सही। तो सबसे पहले मेरी आंख जिस चीज पे पड़ी थी उसमें अरज सुनो दस्तगीर जोहरा बाई आगरे वाली। अच्छा, अब मैंने ये बंदिश सीखी थी शुभा जी से, राग एक राग है पूरिया, उसमें मैंने ये बंदिश सीखी, पर मैंने जोहरा बाई आगरे वाली का नाम कभी नहीं सुना था। हम्म। मैंने कहा चलो देखूं तो सही कि कैसे गाया है उसको। बिल्कुल सुनने लायक नहीं था कैसेट, क्योंकि वो पुराने जमाने का और उसमें खराशें थी और बड़ा अनकंफर्टेबल सा था, क्योंकि हम लोग तो अभी साफ सुथरा गाना सुनते हैं हाँ। ना। लेकिन मुझे इंटरेस्ट इसलिए हुआ कि बहुत अच्छी गायकी थी। उस जो जो स्क्रैची साउंड के अंदर से जो निकल के आ रहा था वो बहुत ही मतलब हम्म। गजब का था। उसके तुरंत बाद भोपाली तराना जोरा बाई आगरे वाली। मैंने कहा चलो, तो ऐसे करते करते मैंने पूरी कैसेट सुन डाली हम्म। और उसमें अलग अलग गाने, अलग अलग गायिकाओं के नाम भी हैं उसमें, उम्दा जान, कोई हिंगन बाई गौर जान तो थी। तो मैंने कहा कौन है ये सब, हु आर दीज वुमेन, और ये ऐसी ऐसी चीजें गा रही हैं जिससे मैं परिचित हूँ, मैंने सुने हैं ये गाने, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही कुछ नया है। दस स्टार्टेड माई जर्नी, ओके। वहां से शुरू हुआ। और फिर ये हुआ कि कोई बाई है, कोई जान है, कोई देवी है, ये क्या है। हम्म। तो धीरे धीरे करके मेनी चैप्टर्स, मेनी क्वेश्चंस केम इनटू माय माइंड, और फिर मैंने अपना रिसर्च शुरू किया। फिर मुझे लगा अरे ये तो अलग ही दुनिया है, कुछ और ही चल रहा था तब तो। और हालांकि लोग आरपीएम और ये रिकॉर्ड से परिचित हैं, हम्म। लेकिन उसमें क्या था और क्या हो रहा था और क्यों रिकॉर्ड क्या हो रहा था, उस बात से इतने वो लोग हम्म। वाकिफ नहीं थे। वाकिफ नहीं थे। तो फिर ये था कि क्यों ना इसको एक परफॉर्मेंस बनाया जाए कि लोगों तक ये बात पहुंचे। क्योंकि हमारे देश में जब ग्रामोफोन आया लेट 19th अर्ली 20th सेंचुरी में, तो जो ग्रामोफोन
रिकॉर्डिंग इंजीनियर आया था, उसका मकसद ही ये था कि एक दुकान लगा दी जाए, हाँ, रिकॉर्ड्स की, करेक्ट। रिकॉर्ड किया जाए। और पर उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि शुरू कहाँ से करें। वो जानता ही नहीं था शास्त्रीय संगीत क्या है, हिंदुस्तानी संगीत क्या है, शास्त्रीय नहीं, कुछ जानता ही नहीं था। तो किसी ने उसको कहा कि ये होती है बाइयां, ये करती रहती हैं ऐसे महफिल है। तो वहां से शुरू होता है ये सिलसिला। Okay. और आज की दुनिया में भी बहुत लोग उनके नाम नहीं जानते, हालांकि वो हमारी जो एक सामाजिक इतिहास का एक बहुत अहम हिस्सा है ये महिलाएं, लेकिन फिर भी हम लोग उनके बारे में जानते नहीं है। तो विमेन ऑन रिकॉर्ड का आइडिया ये था कि वो महिलाएं जिन्होंने ग्रामोफोन रिकॉर्ड पे गाया, लेकिन उसमें एक एडिशनल एंगल ये था कि उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि वो कौन थे और कहाँ से आई थी। तो इस करके हमने वो टाइटल चुना। फिर ये हमने बहुत ट्रैवल किया, रिकॉर्ड कलेक्टर्स से मुलाकात की, फिर पुरानी जो बाड़ियां होती थी जैसे कलकत्ते वगैरह में जहाँ पे ये रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो जहाँ पे ये महफिलें हुआ करती थी, तो उन घरों में जाके फोटोग्राफी करी। फिर उन घरों के जो अभी भी जो लोग वहाँ रहते हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करी। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एक बात दोबारा दोबारा निकल के आती है कि जो लोग उस जमाने से जुड़े थे वो ये बताना नहीं चाहते कि वो उस जमाने से जुड़े थे, क्योंकि बाइयां जो हैं वो कहीं जाके अनएक्सेप्टेबल हो गई सोशली। Okay, right. उनको कहीं ना कहीं हमारी जो ये संगीत का जो इतिहास है उससे उनको अलग कर दिया गया है, उसको उनको नजरअंदाज कर दिया गया है एक तरीके से। तो कई बार ये होता था कि कई जो बड़े बड़े पेट्रन्स उस जमाने के थे वो भी उनके बारे में जिस तरह से जिक्र करती थी, हाँ वो तो आती थी, हाँ वो रहती थी वहां आउट हाउस में, तो एक एक जो जिसको कहते हैं जजमेंट जो है इस समाज को लेके, वो मुझे बहुत मैंने कभी सोचा ही नहीं था इस विषय में। हाँ, क्योंकि वो एक चेंज है वो, बिकॉज आज के टाइम पे म्यूजिशियंस को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। द आर्ट फॉर्म इज रिस्पेक्टेड। उसके बारे में जो भी सिंगर्स हैं अगर वो कहीं परफॉर्म करते हैं तो वो अप्रिसिएशन है, बट पहले के टाइम पे वो अप्रिसिएशन नहीं था। वहां पे उसको पीपल यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन दोज आर्ट फॉर्म्स। वेल दैट्स बिकॉज ये जो मैंने ग्रामोफोन पे जो रिसर्च किया, ग्रामोफोन से क्या हुआ कि एक उसमें एक डेमोक्रेटाइजेशन हो गई कि जो बंदा गाना सुन रहा है वो आर्टिस्ट को नहीं देख रहा है, और जो आर्टिस्ट गा रहा है उसको देखना नहीं पड़ रहा है ऑडियंस को, मतलब अपने आप को एक्सपोज करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो जब वो उससे पहले जो लोग गाते थे वो एक किस्म के लोग होते थे, वो एक किस्म के कम्युनिटी से आते थे, पर अब वो जो एक अजीब किस्म का जो एक बंटवारा था वो खत्म हो गया ग्रामोफोन से। तो इसलिए वो अब एक रिस्पेक्टेबिलिटी, एक एनोनिमिटी से जो न देखने के जो एक फायदे होते हैं ना, उससे कई अलग अलग प्रकार के लोग गाने बजाने में शामिल हैं। तो ये रिसर्च कितना मुश्किल रहा होगा, बिकॉज लाइक यू सेड ये जो आर्टिस्ट थे, जो गायिका थी, ये इनके कोई रिकॉर्ड नहीं था कहीं पे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप गूगल करेंगे तो इनका आपको कहीं विकिपीडिया पे या किसी और सोर्स पे इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो वो रिसर्च काफी मुश्किल रही होगी कि अलग अलग जगह जाना, बट ये पता करना कि हमें इस जगह पे जाना है, वो कितना मुश्किल रहा। मुश्किल तो बहुत रहा एक्चुअली कि कहाँ से शुरू करें, और सबसे आसान था संगीत मिलना उस जमाने का, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं मिलता ही है, गूगल महाराज जी तो है ही। सो संगीत ढूंढने में हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन उसके पीछे जो नाम थे, जो आर्टिस्ट थे, और आर्टिस्ट थे, और उनकी क्या तालीम रही, उन्होंने किन से सीखा। आप देखेंगे जो ये बाइयां थी, इनको बाई जी कहते थे, इनके साथ आप कभी भी कोई घराना या उस्ताद का नाम जुड़ा नहीं पाएंगे, नहीं मिलेगा। तो ये जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था ये लेकिन उसका एक बहुत बहुत मजा भी आया, कई प्रकार के लोग मिले। एक बार मैंने बांग्लादेश में गाया, क्योंकि ये काफी सब कॉन्टिनेंट का ये चल रहा था, रिकॉर्ड तो हर जगह बन रहे थे उस समय, तो इट वाज द सब कॉन्टिनेंट। तो एक बार मैं ढाका गई थी गाने, और यही प्रोजेक्ट किसी ने इनवाइट किया था, और मेरी ये कोशिश रहती है कि जहां भी मैं जाऊं वहां की किसी बाई का गाना गाऊं। तो वहां ढाका में एक थी फिरोजा बेगम,
तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत फैज अहमद फैज साहब की गजल गाई है रिकॉर्ड पे, ओके रंग पैराहन का खुशबू जुल्फ लहराने का नाम। तो मैंने गा दिया इसको। तो इन एंड कॉन्सर्ट खत्म हो गया। और जनरली लोगों को ये परफॉर्मेंस इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कई सारी कहानियां हैं, किस्से हैं, चुटकुले हैं वगैरह वगैरह। तो एक जनाब आए कॉन्सर्ट के एंड में और यू नो ही हैड टीयर्स इन हिज आईज। तो मैं तो बड़ा खुश थी कि भाई मेरा गाना सुन के somebody so moved that he's crying। ऐसा कुछ भी नहीं अच्छा, था। ऐसा नहीं था। तो he said आपने वो गाया ना फिरोजा बेगम का? मैंने कहा हाँ हाँ मैंने गाया, वो मुझे बहुत पसंद है वो गजल और मुझे मालूम है वो यहीं की थी। बहुत बुजुर्ग थे वो, he must have been in his late 80s। So he said मेरी बहन थी वो, ओके his own sister। And at that point I literally like broke down in tears, you know, because वो कहने लगे किसी ने गाया ही नहीं है यहाँ पे इस तरह से कि उनका नाम लेकर के उन्होंने गाया है इसको। और तो इन अ सेंस इस ऑडियंस में आपने मेरी बहन को जिस तरह का एक रिकग्निशन दिया, वो मुझे उस वजह से मैं बहुत इमोशनल हो गया, भावुक हो गया। सो यू नो देयर आर मेनी सच छोटे छोटे किस्से हैं। और ऐसा नहीं है कि इससे कोई बहुत किसी की जिंदगी में बहुत, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बात छूती है लोगों को। और इतना भी हो जाए तो बहुत है यार। अच्छा, ये प्योरली एक चांस एनकाउंटर था, बिकॉज पता तो होगा नहीं कि आप एग्जैक्टली क्या परफॉर्म करने बिल्कुल जा रही हैं। नहीं, मैं तो अपना प्रोजेक्ट लेके, लेकिन जैसा मैंने कहा मैंने सोच रखा था कि मैं फिरोजा बेगम गाऊंगी। मैंने एक बार काठमांडू में गाया तो वहां की एक आर्टिस्ट थी जो कलकत्ते आई रिकॉर्ड करने, उनका नाम था मेलबा देवी। ओके तो उनका भी मैंने गाना सीखा और गाया। फिर पता चला कि वहां का एक बैंड है जिन्होंने उसको उस गाने को रिवर्जन किया। तो वो स्टेज पे आ गए, यू नो जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने बताया होगा उनको। तो ऐसे कई किस्से हैं, यू नो, व्हिच मेक्स लाइफ वर्थ इट, व्हिच मेक्स द प्रोजेक्ट वर्थ इट, यू नो। और एट द एंड ऑफ द डे एक किताब भी करी है हमने। और कई सारी जो ये बाइयां हैं इनके फोटोग्राफ्स को हमने एक उस जमाने में मूविंग इमेजेस तो नहीं होती थी, वीडियो तो नहीं था, वीडियोस नहीं थे, हाँ। लेकिन हमने उनके फोटोग्राफ्स को वी स्टिच देम टुगेदर इनटू वीडियोस विद देयर म्यूजिक। तो मेनी वेज ऑफ कि उनकी यादें ताजा करना, ब्रिंगिंग देम बैक। हाँ, उनके बारे में लोग सोचें कि ये भी कोई थी। हाँ। और ये सिर्फ कोई बाई जी नहीं थी इनकी भी अपनी जिंदगी थी, इनकी भी इन्होंने अपनी सीखा पहचान है। थी। हाँ, कई ऐसे भी किस्से होते हैं कि इन द कोर्स ऑफ आवर रिसर्च, यू नो, हमें पता चला कि जैसे उस्ताद जो थे थोड़ा सा वो हेजिटेट करते थे कि बाइयों को सिखाना चाहिए या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका नाम जो है तबायों के साथ जुड़ा वो एक हुआ है। सोशल स्टिग्मा अटैच था। तो ये होता था कि भाई घरानेदार गायकी है तो ये कैसे किसी बाहर के, और वो भी इस तरह के व्यक्ति को सिखाया जाए। तो मतलब स्थाई सिखा दी, अंतरा छोड़ दिया। अच्छा, तो तालीम भी पूरी नहीं दी जाती तालीम थी। भी पूरी नहीं की जाए, वो भी एडिटेड तालीम होती थी कि इतना ठीक है, बाकी कि भाई कहीं जाके रिकॉर्ड पे गा देंगी तो फिर बंदिश बिक जाएगी, यू नो। तो कई सारे इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो मुझे लगता है कि दिस एज अ वुमन परफॉर्मर मैं आई एम वेरी डीपली इंटरेस्टेड इन द, जिसको अंग्रेजी में जेंडर आइडियाज ऑफ म्यूजिक। तो उस वजह से भी मैं इस ऑन रिकॉर्ड की वाला प्रोजेक्ट आया। इस पूरे मौजू पे मैंने इसलिए भी काम किया क्योंकि एज अ वुमन परफॉर्मर आज मैं स्टेज पे बैठ के कुछ भी गा सकती हूँ और लोग फिर भी तालियां बजा के वाह वाह करके जाते हैं। लेकिन ये हमेशा से तो ऐसे नहीं रहा। नहीं था, हाँ, करेक्ट। तो अच्छा, आपकी जो तालीम है वो कर्नाटक म्यूजिक में भी है और हिंदुस्तानी क्लासिकल में भी है। नाउ फॉर अ लेमैन ये समझना बहुत मुश्किल होगा कि एग्जैक्टली इन दोनों म्यूजिक आर्ट फॉर्म में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप हमें वो समझा सके कि इनमें डिफरेंस एक्चुअली है क्या? बहुत सारी, एक्चुअली आई थिंक द स्टार्टिंग पॉइंट इज कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। ओके। लेकिन जो सबसे मूल फर्क है, जो सेंट्रल डिफरेंस, कि कर्नाटक संगीत जो है वो कृति कीर्तनम बंदिश पे आधारित है। बंदिश उसका फलक्रम, ठीक है, वहां से शुरू होता है और सब कुछ बंदिश के इर्द गिर्द होता है। लेकिन हिंदुस्तानी संगीत, ख्याल गायकी में खासकर, बंदिश जो है वो राग के सिर्फ राग को दिखाने के लिए
बंदिश का इस्तेमाल किया जाता है। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, कि राग ही सेंट्रल है, उसमें बंदिश इज यूज्ड टू शो द राग। Okay. So there is a slight difference in that sense. उसमें बंदिश is central, but in this राग is central. तो क्या होता है इसमें, ख्याल गायकी में जो एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया जो है, ख्याल यानी एक विचार, एक सोच, है ना, या उसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो उसको इमेजिनेशन भी कह सकते हैं, है ना। तो आपको एक ऐसा एक एम्प्टी कैनवस दिया गया है और उसमें आपको कुछ रंग दे दिए गए हैं। अब आप उसका क्या बना रहे हैं ये आप पे ये आप पे, निर्भर है। करेक्ट। तो दैट इज अ ख्याल, यू नो, कि आपको दे दिया गया है कैनवस और आपको बता दिया गया है कि भाई ये यमन है तो ये इसमें स्वर जुड़े हैं, आप उसका क्या बना रहे हैं वो आप, योर कैनवस इज लाइक अ बंदिश, बट उसके अंदर आप क्या बना रहे हैं वो तो आप ही डिसाइड करें। सो द पॉसिबिलिटी, जो संभावना है एब्स्ट्रैक्शन की ख्याल गायकी में, वो तो एंडलेस ही है, इनक्रेडिबल है, मतलब which is what makes ख्याल गायकी so brilliant. तो आपने एक तरफ कर्नाटिक म्यूजिक सीखा, फिर आपने हिंदुस्तानी क्लासिकल भी सीखा, उसके साथ में आप सूफी म्यूजिक में भी आपने ट्रेनिंग ली है, एंड देन ट्राइबल म्यूजिक में भी लिया है। सो जो आपका एक एक जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत वाइड है। ये इतने सारे जो आर्ट फॉर्म्स में कैसे एक्सप्लोर किया आपने, एंड देन डिडंट यू एट वन पॉइंट फील कि अच्छा ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको एक साथ बांध के कैसे रखें? मेरे ख्याल में इसकी एक ही वजह हो सकती है, लालच कि जो मिल रहा है सीख लो। लेकिन मेरा खुद का प्रैक्टिस अभी जैसे जो मैं गाती हूँ ज्यादातर उपशास्त्रीय संगीत के दायरे में ही है, तो जो सीखा है वो तो कहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो यूजलेस है, वो तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो उसको कहीं ना कहीं, जैसे अब कर्नाटिक सीखा है तो वो वॉइस ट्रेनिंग में बहुत काम आता है ना। जो सूफियाना कलाम सीखा है तो वो तो गाते ही हैं, तो उपशास्त्रीय में ही आ जाते हैं एक तरह से। ख्याल गायकी सीखी है तो रागदारी आप जोड़ दीजिए गजल में, तो कहीं जो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो ऐसा नहीं है कि मेरे अपना परफॉर्मेंस का दायरा इतना फैला हुआ नहीं है। ज्यादातर मैं ठुमरी, दादरा या गजल या फिर इस तरह के थीमेटिक प्रोजेक्ट्स ही पेश करती हूँ। लेकिन तालीम मेरी, मतलब आई वुड थिंक दैट आई एम जस्ट लकी कि मेरा जो फाउंडेशन है वो कई तरीके से इट हैज सील्ड। Okay. ट्राइबल म्यूजिक तो खैर आई डिडंट लर्न, आई briefly worked in a tribal area where I was documenting tribal songs. तो वो जब इकट्ठे कर रहे थे गाने तो फिर वो एक अलग ही एक अनुभव रहा, एक अलग सीखने को मिला और एक अलग दुनिया में प्रवेश किया। और किसी भी ऐसे अनुभव से आपका दृष्टिकोण जो है वो बढ़ता ही है और वो और उदार हो जाता है। ओके, सो आखिरी सवाल से पहले एक और सवाल ये था कि आपने अपने प्रोजेक्ट्स, आपने कई प्रोजेक्ट्स काम किया, आपने कई एक्सपेरिमेंटल वर्क किया है सो टू स्पीक, तो उसमें एक प्रोजेक्ट था जिसमें आपने विलियम डालरिम्पल के साथ में काम किया है। नाउ ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं, एक लिटरेचर से जुड़े हुए हैं और एक म्यूजिक से जुड़ी हुई हैं। तो अब ये जो एक आप लोग ने साथ में आके काम किया था, तो आई थिंक उस प्रोजेक्ट का नाम था द लास्ट मुगल। जी जी, इस प्रोजेक्ट के बारे में जरा हमें बताइए। और ये थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स, जो आउट ऑफ द बॉक्स जो एक जुगलबंदी सॉर्ट ऑफ हुई, एक कनेक्शन बैठा और ये जो एक प्रोजेक्ट बना, ये प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ एंड ये आइडिया किसका था, एंड हाउ डिड बोथ ऑफ यू कम टुगेदर एंड वर्क ऑन इट? आइडिया तो ये एक्चुअली हमारे दोस्त संजय रॉय जो टीम वर्क आर्ट्स हेड करते हैं, ये उनका आइडिया था कि लास्ट मुगल में कुछ म्यूजिक लेके आया जाए। तो पहले शायद कुछ गजलें, बिकॉज उस जमाने की हैं तो ज़ौक भी हैं, गालिब भी हैं, सब जोड़ा जा सकता है उसके साथ। तो फिर ये था कि विद्या आप कुछ गजलें गाएंगी इस किताब के साथ जो भी रेलेवेंट रहेगा। तो उस जमाने में मेरे किसी एक इतिहासकार से एक मुलाकात हुई, एकदम कुछ उस जमाने से पहले इनफैक्ट। तो वो उन्होंने मुझे कुछ ऐसे गाने पकड़ाए थे कि ये जो है ये फोक सॉन्ग्स हैं और ये 1857 से जुड़े हुए हैं और उनको किसी आर्काइव में कहीं शिकागो वगैरह में कहीं मिल गए ये गाने। तो मैंने बहुत समय से वो रखे हुए थे अपने पास और उसमें
बहुत इंटरेस्टिंग गाने थे कि जब बहादुर शाह जफर को जो है रंगून भेज दिया जाता है तो उनकी जो बेगमें थी वो क्या कर रही, तो उसमें एक गाना था कि अब कैसी करी हो निमक हरामी देसवा बेगाना कर दी हो रे, गलियन गलियन रैयत रोवे हटिया बनिया बाजार रे। तो इस तरह के कई सारे गाने थे। फिर मेरठ के गदर पे गाना था कि मेरठ का सदर बाजार है मेरे सैया जो है वो लूटे न जाने, कि उसको आता ही नहीं है कि गदर में कैसे लड़ेगा वो। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे गाने थे। तो फिर जब विलियम से मुलाकात हुई, मैंने किताब तो पढ़ी रखी थी, तो मैंने उसको कहा देखो मेरे पास बहुत अच्छी चीजें हैं और 1857 जो है, बिकॉज द लास्ट मुगल इज अबाउट बहादुर शाह जफर और उसी जमाने से जुड़ा हुआ है। तो मैंने विलियम को कहा कि आप भी समझते हो इस बात को कि 1857 सिर्फ गालिब और ज़ौक और इन शायरों की बातें नहीं थी, और लोग भी जुड़े हुए थे इससे। तो जब लोग जुड़ते हैं तो गाना भी होता है, और किसी भी इस तरह की एक मूवमेंट में, लड़त में, रेवोल्यूशन में गानों का एक बहुत अहम रोल एक जगह होती है। तो उसी तरह से 1857 में भी है। तो विलियम इज वेरी ओपन माइंडेड, तो ही सेड अच्छा बताओ क्या है। तो वो तो एकदम खुश हो गए कि भैया ये तो बहुत गजब की चीजें हैं। तो देन वी वर्कड आउट कि ही विल टॉक अबाउट दैट पीरियड, वो उस जमाने के बारे में बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताते हैं, फिर अंग्रेजों के जो हमारे पे जो जुल्म थे उसके बारे में बात करते हैं, फिर हिंदुस्तानियों ने क्या किया, फिर गालिब के बारे में बताते हैं, गालिब के खत पढ़ते हैं वो। तो इस तरह से भी क्रिएटेड अ परफॉर्मेंस, और मतलब वो दुनिया भर घूम चुके हैं उसको लेके। तो वो लिटरेरी एस्पेक्ट समझा रहे थे, और आप उसी से रिलेटेड हाँ, वो उस जमाने की बातें करते हैं, उस हिस्ट्री की बात करते हैं, और मैं उस समय से जुड़े हुए जो भी मुझे गाने लगते हैं वो मैं जोड़ती हूँ उसके साथ। तो काफी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा होगा। इट्स रियली, मतलब आज भी जब भी हम उसको करते हैं, उस परफॉर्मेंस को, जब खत्म होता है हम एक दूसरे से थोड़ी देर तक बात नहीं कर पाते हैं। इट्स सो लाइक इतना इमोशनल लगता है। जैसे उसमें एक गाना है, अजीमुल्लाह खान थे नाना साहिब की आर्मी में, कानपुर की तरफ लड़ते थे वो। तो उन्होंने एक गाना लिखा जिसका उन्वान, जिसका टाइटल था झंडा गीत। झंडा गीत, हाँ, और उसका मकसद था कि लोगों को उकसाना कि भाई इस लड़ाई में जुड़ो। तो झंडा गान ये था कि पाक वतन है कौम का जन्नत से भी न्यारा, हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है। तो उसके बाद वो हिंदुस्तान का वर्णन करते हैं उसमें, गंगा जमुनी तहजीब के बारे में बात करते हैं, हिमालय पर्वत पे जो बर्फ है उसकी बात करते हैं, और जैसे जो जेल में है जो गुलामी कर रहे हैं उनकी जंजीरें कैसे तोड़ी जाएं। तो ये पूरे गाने में लिखा हुआ। It was a revolution in itself. It is supposed to be the first war of independence, उसी को कहते हैं ना 1857, पहली लड़त आजादी की उसको कहते हैं। और ये भी माना जाता है कहीं ना कहीं इकबाल ने जो आगे जाके लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो इस गाने से प्रभावित था। तो ऐसी कई चीजें हैं हमारी हिस्ट्री में जो लोग सुन के खुश हो जाते हैं और जानना चाहते हैं, लेकिन मौका मिलना चाहिए। सो ऐसा ही मौका, ये मेरा लास्ट सवाल होगा, क्लोजिंग एक पॉइंट होगा कि यही मौका आप लोग मिलके दे रहे हैं। जैसे एक होता नहीं है कि कुछ लोग जुटे हुए हैं कि जो हमारे क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स हैं, वो मैसेज है, वो एक अमेलगमेशन जो है कि गाना तो है लेकिन साथ में एक हिस्ट्री भी है, तो उसके लिए जो काम कर रहे हैं एंड जो यंगस्टर्स उससे जुड़ना चाह रहे हैं, सो वो कैसे किया जा सकता है, या आप पर्सनली वो चीज कैसे कर रही हैं थ्रू दीज प्रोजेक्ट्स। बट अगर कोई आपसे जुड़ के वो चीज करना चाह रहा है, या अगर आपको किसी को एक वर्ड ऑफ एडवाइस देना हो, कोई यंगस्टर हो जो ऐसा कोई काम करना चाह रहा हो, सो कैसे करना चाहिए वो? सी इट्स नॉट ईजी, कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम लोग सीखते हैं, अक्सर मेरे को, मतलब मैं भी खुद भी परेशान हो जाती हूँ इस बात को लेके, क्योंकि जब हम सीखते हैं, अब ये तो सौभाग्य की बात है कि मेरे गुरुओं में ये था कि भाई सिर्फ बंदिश नहीं सीखनी है, उसके साथ आपने समझना है उसको। समझना भी है, हाँ। आमतौर पे ये नहीं हो पाता है, क्योंकि संगीत, इस विधा को सीखने में भी बहुत समय निकल जाता है ना। इसको आप टू डू जस्टिस टू इट, इसमें बहुत समय निकल जाता है, और आप इतना समय निकाल रहे हैं, उसके बीच में आपने ये भी सोचना है कि भाई इसका इतिहास क्या था, इस बंदिश का क्या वो कॉन्टेक्स्ट है, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि अब मैं
इंस्टाग्राम में क्या क्या पोस्ट करूं, और फिर आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा मैं किसी को हायर कर लूं इसके लिए, कि मैं अपने लिविंग रूम में तानपुरा लगा के कर लूं इसको, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि किसी ऑर्गेनाइजर को कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छा लगे। आप समझ रहे हैं कितना सारा मैनेज करना पड़ रहा है एक आर्टिस्ट को, जबकि तालीम नहीं है उसके लिए। यू डोंट हैव तालीम टू टॉक टू ऑर्गेनाइजर, वो कोई नहीं सिखाता है कोई नहीं आपको। सिखाता, हाँ करेक्ट। और आज के जमाने में वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने करियर को कैसे मैनेज करें, मार्केटिंग एस्पेक्ट, मार्केटिंग, ब्रांडिंग वगैरह वगैरह, जो भी शब्द आजकल के चल रहे हैं। तो मेरा सुझाव किसी भी एक यंग आर्टिस्ट के लिए ये होगा कि जब आप सीख रहे हैं, आप अपनी तालीम को कॉम्प्रोमाइज मत करिए, पर आप ऐसे मतलब बिल्कुल उसमें ऐसे आप यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी एकदम जैसे अंधाधुंध आप उसमें घुस गए। सिमट के ना रहना हाँ, उसमें यू कांट अफोर्ड टू डू दैट एनीमोर। आपको दुनियादारी समझनी पड़ेगी, आपको दुनिया के साथ चलना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा रोमांटिसाइज करना पड़ेगा, सेंसेशनलाइज करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ता है। और इसमें कोई ऑकवर्डनेस नहीं होनी चाहिए। हाँ, true. चलिए विद्या जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो नहीं होती म्यूजिक को लेके, जो आपने काम किया है, वो सुन के लग रहा है कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इनफैक्ट हम सबको इन सारे प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहिए। जरूर, प्लीज। हाँ, किसी भी शहर में आपको कहानियां मिल जाएंगी, हाँ, संगीत को लेके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच।